जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 6 में आपने देखा कि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर 2 अप्रैल 1941 को सुभाष बर्लिन पहुंच जाते हैं। आज बात करेंगे बर्लिन में सुभाष क्या करते हैं और हिटलर के साथ उनकी भेंट कैसी रहती है। बर्लिन पहुंचते ही सुभाष जर्मनी सरकार के विदेश विभाग में इंडिया डिवीजन के अधिकारियों से संपर्क करते हैं। इस डिवीजन के प्रमुख थे एडम वान ट्रॉट और उनके जूनियर थे अलेक्जेंडर वर्थ। ये दोनों ही हिटलर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उसी की सरकार में शामिल थे। सुभाष और एडम वान ट्रॉट में जल्दी ही मित्रता हो जाती है। हालांकि बाद में वर्ष 1944 में हिटलर की हत्या का षड्यंत्र रचने के अपराध में वान ट्रॉट को फांसी दे दी जाती है। पर हम लौटते हैं सुभाष पर। 9 अप्रैल 1941 को जर्मन सरकार के सामने सुभाष अपना मेमोरेंडम सबमिट करते हैं। इस मेमोरेंडम में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कार्य योजना दी गई थी, लेकिन 29 अप्रैल को जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप के साथ हुई भेंट में यह जानकर सुभाष को बड़ी निराशा होती है कि जर्मन सरकार उनकी योजना को लेकर उत्साहित नहीं है। लेकिन सुभाष इससे हतोत्साहित नहीं होते हैं। 3 मई को वे एक सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम सबमिट करते हैं, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बारे में जर्मन सरकार से उसकी नीति स्पष्ट करने की मांग की गई थी। नेताजी का कहना था कि जर्मनी और रूस के बीच यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और जर्मनी और भारत के बीच संपर्क रूस और अफगानिस्तान के रास्ते हो। नेताजी मानते थे कि जर्मनी और इटली द्वारा युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों से बात करके उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया जा सकता है और रूस और अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए भारत पहुंचकर अंग्रेजों पर हमला किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले जर्मनी, इटली और जापान को भारत की स्वतंत्रता के बारे में त्रुटिहीन और स्पष्ट घोषणा करनी होगी। लेकिन जर्मनी और इटली ऐसी घोषणा करने से बचते रही सही कसर पूरी होती है 22 जून 1941 को, जब जर्मनी रूस पर आक्रमण कर देता है। जब सुभाष को यह पता चलता है तो उन्हें भयंकर निराशा होती है, क्योंकि रूस के रास्ते सेना लेकर भारत तक पहुंचने के उनके इरादे को भारी चोट पहुंची थी। 15 अगस्त को रिबेनट्रॉप को पत्र लिखकर सुभाष कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में घोषणा किए बगैर यदि जर्मन सेना पूर्व में आगे बढ़ती है तो भारत के लोग उसे मित्र देश की सेना नहीं बल्कि शत्रु समझेंगे। सुभाष भारतीय युद्धबंदियों को भी अंग्रेजों के प्रति वफादारी त्याग कर भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित होने के लिए मनाते हैं। शुरू में इस काम में बड़ी कठिनाई आती है। वे युद्धबंदी सैनिक सुभाष को बहुत भला बुरा कहते हैं। ओए, क्या लेने आए हो यहाँ पे? जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। जर्मन के जासूस, चले जाओ यहाँ से। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा त्याग कर सुभाष के साथ खड़ा होने को वे गद्दारी समझते हैं। लेकिन आखिरकार सुभाष के निश्चय, ईमानदारी और देश प्रेम की विजय होती है। विभिन्न जातियों और धर्मों में बटे हुए भारतीय सैनिक सुभाष के साथ खड़े हो जाते हैं और उन सैनिकों को लेकर सुभाष इंडियन लीजियन खड़ा करते हैं। सैनिकों के अतिरिक्त यूरोप में बसे कई सारे भारतीय भी उनके साथ जुड़ते हैं, जैसे एशियन नाम्बियार, आबिद हसन, एनजी स्वामी, एनजी गणपुले, गिरिजा मुखर्जी और भी कई। इंडियन लेजियन के सैनिक सुभाष को नया नाम देते हैं नेताजी। आज भी तो भारत के कोटि कोटि लोग उन्हें नेताजी के नाम से ही जानते हैं, पुकारते हैं। 2 नवंबर 1941 को बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की विधिवत स्थापना होती है। केसरी, सफेद और हरे रंग वाले कांग्रेस के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके बीच में चरखे की जगह स्प्रिंगिंग टाइगर रखा जाता है। जनगण मन को राष्ट्रगान और जय हिंद को
राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उधर 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में जापान के हाथों अंग्रेजों को करारी हार का सामना करना पड़ता है। अंग्रेज घुटने टेक देते हैं और अब नेताजी आश्वस्त हो जाते हैं कि पूर्वी एशिया में जाने का समय आ गया है। वे ऑरलैंडो मेजोटा का नकाब उतार देते हैं और 19 फरवरी 1942 को आजाद हिंद रेडियो से देशवासियों को संबोधित करते हैं। 1 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद भारतीय उनकी आवाज सुनते हैं। सुभाष कहते हैं, आजाद हिंद रेडियो पर मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। सारे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन यह खबर अंग्रेजों के लिए बहुत बुरी थी। 24 मार्च 1942 को अंग्रेज एक अफवाह उड़ाते हैं कि एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। जब यह खबर देश में पहुंचती है, मातम छा जाता है और इसे सच मानकर 29 मार्च को महात्मा गांधी सुभाष की बूढ़ी मां प्रभावती को उसके जवान बेटे की मृत्यु पर कंडोलेंस मैसेज भेजते हैं। गांधी जी लिखते हैं, सारा देश आपके व अपने वीर पुत्र की मृत्यु पर दुखी है। मैं आपके दुख में आपके साथ हूं। सुभाष को जब यह पता चलता है तो वे आजाद हिंद रेडियो पर आकर इस झूठ का भंडाफोड़ करते हैं। उधर जापान में प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो घोषणा करते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस। जापान अप्रैल 1942 में जर्मनी और इटली को भारत की स्वतंत्रता के समर्थन वाला एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेजता है, पर हिटलर इसे ठुकरा देता है। 5 मई 1942 को नेताजी रोम जाते हैं ताकि इटली की सरकार को भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में घोषणा करने के लिए मना सके, पर सफलता नहीं मिलती है। 22 मई को नेताजी जर्मनी के विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप को लिखते हैं, समय आ गया है जब भारत की आजादी के लिए अंतिम प्रयास करना है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मुझे पूर्व में होना चाहिए, तभी मैं वहां क्रांति को सही दिशा दे सकूंगा। आखिरकार जर्मनी में लगभग 14 महीने बिताने के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद 29 मई 1942 को नेताजी सुभाष की हिटलर से पहली और आखिरी भेंट होती है। यह वो दौर था जब हिटलर की सेनाएं हर मोर्चे पर विजय हासिल कर रही थी। अभिमानी, अड़ियल और क्रूर हिटलर से बात करते हुए उसके बेहद विश्वस्त लोग भी कांपते थे। ऐसी कोई बात जिसे हिटलर सुनना नहीं चाहते, वो कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। ऐसे में नेताजी ने उससे क्या बात की होगी? इसके बारे में हिटलर के दुभाषिए पॉल श्मिट लिखते हैं, भारत में क्रांति का नेतृत्व करने के लिए भारत के निकटतम स्थान पर होने की इच्छा से उत्साहित बोस ने पूर्वी एशिया में जाने की बात कही। सौभाग्य से हिटलर इस प्रस्ताव से सहमत थे और यूरोप से एशिया तक पनडुब्बी द्वारा बोस की यात्रा के लिए सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भरोसा दिया। हिटलर ने बोस को हवाई यात्रा के विरुद्ध सचेत किया। उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण था कि इस तरह के प्रयोग का खतरा नहीं लिया जा सकता था। पॉल श्मिट आगे लिखते हैं, इसके बाद बातचीत में बोस ने हिटलर द्वारा उसकी किताब मेन कैंप में की गई भारत विरोधी टिप्पणी का जिक्र किया और स्पष्टीकरण की मांग की। हिटलर ने प्रश्न को टालते हुए कहा, मैं रीक के लिए भारत की तरह का पैसिव रेजिस्टेंस नहीं चाहता। बोस भाग्यशाली थे कि पनडुब्बी का ऑफर विड्रॉ नहीं हुआ था। पॉल श्मिट के विवरण से समझ में आता है कि हिटलर से उसकी किताब में की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगना आ बैल मुझे मार के समान था। लेकिन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। उस मीटिंग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, लेकिन उस मुलाकात का यह फोटो इस बात की गवाही देता है कि सुभाष ने हिटलर की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। कोई भय या हीन भावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। सुगत बोस अपनी पुस्तक हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं, हिटलर ने कहा कि जर्मनी भारत से बहुत दूर है, जबकि जापान भारत की सीमाओं तक पहुंच गया है। जापान के इरादे क्या हैं हम नहीं जानते। बोस को जापान के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में स्पष्ट घोषणा करने की बजाय हिटलर ने बोस को उनकी यात्रा और योजना की सफलता की शुभकामना दी। हिटलर से मुलाकात के बाद नेताजी को कैसा लगा होगा?
अलेक्जेंडर वर्थ लिखते हैं, हिटलर का भाषण सुनकर बोस बहुत क्रोधित थे और एडम वान ट्रोट को बोस की बातों को राजनयिक भाषा के अनुसार नरम बनाकर अनुवाद करना पड़ा। उन दिनों बर्लिन में नेताजी के सहयोगी रहे गिरजा मुखर्जी अपनी पुस्तक बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सुभाष चंद्र बोस में लिखते हैं, मीटिंग से नेताजी को निराशा हुई थी और वे इसके बारे में बात करके खुश नहीं होते थे। सुगत बोस लिखते हैं, जब फ्री इंडिया सेंटर के उनके सहयोगियों ने नेताजी से हिटलर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उसके साथ किसी भी विषय पर कुछ मिनट के लिए भी लॉजिकल डिस्कशन संभव नहीं है। नेताजी ने हिटलर को बड़ा पागल बताया था। इधर भारत में गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वर्ष 1939-40 में सुभाष उनसे यही आग्रह कर रहे थे, पर तब गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन वर्ष 1942 में वे भी किसी हद तक सुभाष की भाषा में ही बात करने लगे थे। वर्ष 1922 में चौरी चौरा की एक घटना पर असहयोग आंदोलन को खत्म कर देने वाले गांधी जी का दृष्टिकोण शायद अब बदल गया था। हालांकि कई बार गांधी जी ने सफाई दी थी कि वे सुभाष के तरीके से सहमत नहीं थे। 6 जून 1942 को अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर को इंटरव्यू देते हुए गांधी जी कहते हैं, मैं सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त मानता हूं। उन दिनों भारत में यह चर्चा भी हो रही थी कि जापान भारत पर आक्रमण करेगा और सुभाष जापान के साथ है। जापानी आक्रमण से कैसे निपटा जाएगा, इस पर 15 मई 1942 को गांधी जी कांग्रेस के नेताओं से बात करते हुए कहते हैं, सुभाष ने हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, लेकिन यदि वे जापान के नीचे भारत में सरकार बनाना चाहते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। 12 जून 1942 को गांधी जी कहते हैं, सुभाष बाबू की नीति के समर्थन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं उनके त्याग या देश प्रेम पर संदेह करता हूं। इन स्पष्टीकरणों के बाद भी मौलाना आजाद अपनी पुस्तक इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम के पृष्ठ 40 पर लिखते हैं, मैंने देखा कि सुभाष बोस के अंग्रेजों से बचकर जर्मनी चले जाने ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने उनके कार्यों का समर्थन नहीं किया था, लेकिन अब मैंने उनके दृष्टिकोण में बहुत अंतर देखा। उनकी टिप्पणियों से मुझे विश्वास हो गया कि भारत से बचकर निकल जाने में सुभाष ने जो साहस और साधन संपन्नता दिखाई, गांधी जी उसके प्रशंसक थे। सुभाष बोस की प्रशंसा ने युद्ध की स्थिति के बारे में गांधी जी के दृष्टिकोण को प्रभावित कर दिया था, ऐसा लिखते हैं मौलाना आजाद। उधर 23 जुलाई 1942 को नेताजी जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप को लिखते हैं, मैं अगस्त के पहले सप्ताह में सुदूर पूर्व एशिया पहुंचना चाहता हूं। 4 अगस्त को एडम वान ट्रोट लिखते हैं, बोस को उम्मीद है कि 8 अगस्त को होने वाली AICC की बैठक के बाद भारत में भारी आग लगने वाली है, और वैसा ही हुआ भी। 8 अगस्त को मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होता है और गांधी जी करो या मरो का आह्वान करते हैं। उसी रात गांधी जी सहित प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बर्लिन में बैठे नेताजी छटपटा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस समय उन्हें भारत में होना चाहिए था। वे निरंतर जर्मनी और इटली की सरकारों से उनके पूर्वी एशिया में भेजे जाने का प्रबंध करने का आग्रह करते हैं। इसी दौरान 29 नवंबर 1942 को वियना से एक अच्छी खबर आती है। उनकी पत्नी एमिली बेटी अनीता को जन्म देती हैं। दिसंबर में कुछ दिन सुभाष, एमिली और अनीता साथ रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं लिखा था। उन्होंने तो भारत माता की पराधीनता की बेड़ियां काटने का व्रत लिया था। अब तक विश्व युद्ध में जर्मनी की स्थिति भी खराब हो गई थी। 4 नवंबर 1942 को अल अलमीन में और फिर 2 फरवरी 1943 को स्टेलिनग्राद में जर्मन सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा था। 26 जनवरी 1943 को बर्लिन में भारत का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें अंतिम बार सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं नेताजी जर्मनी की धरती पर।
अंततः एक जर्मन पनडुब्बी की व्यवस्था हो जाती है जिसमें नेताजी को पूर्वी एशिया जाना था। गिरजा मुखर्जी लिखते हैं, यदि एडम वान ट्रोट नहीं होते तो नेताजी का जर्मनी से निकलना बहुत मुश्किल था। 8 फरवरी 1943 को वे अपनी पत्नी, बेटी और बर्लिन में अपने अन्य साथियों से विदाई लेते हैं। फ्री इंडिया ऑफिस और इंडियन लीजियन का दायित्व एसीएन नाम्बियार को सौंप देते हैं। बर्लिन से टोक्यो तक की उस बेहद जोखिम भरी यात्रा में उनके साथ गए थे आबिद हसन। पर आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगली बार बात करेंगे 90 दिन की उस पनडुब्बी यात्रा की जिसका पल पल रोमांच भरा है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।